हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा सोर्स। भारत की मिट्टियाँ कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है वो आज हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने वाले हैं। और इसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं जो मुख्य फसलें, उसका मिश्रण क्या है, कहाँ पे होती हैं मिट्टियाँ और उसमें फसल कौन कौन सी होती है, ये सब आज हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। जैसा कि हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हम मिट्टियों के विषय में कौन कौन से टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए भारत की मिट्टियाँ, ये देखेंगे। उसके बाद जो हमारा है मिट्टियों की विशेषता, ये देख लीजिए। फिर मिट्टियों का मिश्रण, जैविक, और उसके बाद पानी है, अजैविक तत्व है, हवा है, उसके बाद जीवी तत्व। इन सब से मिट्टियाँ बनती हैं, मिट्टियों का मिश्रण होता है। उसके बाद देखेंगे मिट्टियों का वर्गीकरण, कौन कौन सी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है, रेगुर मिट्टी, इसी को काली मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद लाल मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। यह जो मिट्टियों का वर्गीकरण है, यह नामटो नेशनल एटलस एंड जो दिया गया है थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भारत का है, इन्होंने वर्गीकरण किया था, जो कि 10 भागों में किया हुआ है। जिसका वर्गीकरण है यह 10 भागों में किया गया है, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन नामटो। उसके बाद फिर इसमें जो हुआ बदलाव हुआ, उसके बाद यहाँ पे यूएसडीए भारत की मिट्टियों का उसने भी वर्गीकरण किया है, जो कि 6 भागों में बांटा है। इसके बाद हम आप लोगों को दिखा देंगे कि यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो किया है उसको हम दिखा देंगे। उसके बाद पहले आगे हम देखते हैं जो हमारी मिट्टियाँ हैं वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटराइट हो गया है, पर्वतीय हो गया है, लाल और काली मिट्टी, अंतर पर्वतीय मिट्टी, करेवा, जो कि अभी पिछले पेपर में पूछा गया था कि करेवा मृदा किस लिए प्रमुख है। उसके बाद है लवणीय मिट्टी। उसके बाद देखते हैं मृदा क्षरण क्या होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, क्षरण मतलब मिट्टियों का कटाव कैसे होता है। जल अपर्दन, वायु अपर्दन, लवणितिया, जल जमाव है। उसके बाद है जल निम्नीकृत, यहाँ पे आप देख लीजिए जल निम्नीकृत है। उसके बाद है जन आंदोलन भी है, तुषारित भी है, स्थानांतरित कृषि एवं मानव निर्मित, जो कि इन सब के कारण होता है मिट्टियों का क्षरण। हम इसको 2 टॉपिक्स में करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वह होगा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको मिट्टियों के प्रकार और उसमें क्षेत्रफल कितना है मिलियन हेक्टेयर में, वह भारत में कितनी प्रतिशत पाई जाती है। उसके बाद इसमें मिश्रण क्या है, किसकी कमी है इस मिट्टी में और उसका किसकी अधिकता है वो देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्षेत्र क्या है। उसके बाद देखेंगे मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है इसमें। मिट्टी क्या है ये आज हम देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी क्या है, उसका हम परिचय देते हैं। हाईलाइट करके रखे हुए हैं जिससे कि आप नोट्स अच्छी तरह बना सकते हैं। पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कड़युक्त और ह्यूमस वाले मेंटल रेगोलित उसकी ऊपरी परत अवक्षेपित पदार्थ को मृदा कहते हैं। जो हमारी मिट्टियाँ होती हैं वो महीन कड़युक्त, ह्यूमस का मतलब होता है ह्यूमस। अभी हम बताते हैं कि ह्यूमस क्या है। अब आप लोग पूछेंगे ह्यूमस क्या है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस जो है वह मृत जैविक पदार्थ, जो मृत जैविक पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, उसके अपघटन, पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी मर जाते हैं उनके सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद मतलब कि जो उनका लास्ट वाला उत्पाद होता है प्राप्त होता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है इसका रंग जो होता है वह जैसे कि भूरा हो गया, काला हो गया। यह जो होता है चिपचिपा होता है, जैसे कि मिट्टियों में चिपचिपापन बना रहता है। ह्यूमस के कारण मिट्टियों में चिपचिपापन बना रहता है।
उसके बाद जो है अगला टॉपिक है वह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कई कारकों का प्रभाव होता है। जैसे हो गया मूल चट्टान, उच्चावच, जलवायु, इसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, भू उपयोग की जो है विधि, और उसके बाद आता है भू उपयोग की विधि के बाद आ जाएगा समय, जिसके कारण प्रभाव होता है। अब आप पूछेंगे कि मूल चट्टान के कारण कैसे प्रभाव होगा। जैसे कि कहीं कहीं आप देखते होंगे चट्टान होंगे, कहीं कठोर चट्टानें होंगी, कहीं पे मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। ये सब क्या है, मृदा को प्रभावित करती हैं कारक। उसके बाद उच्चावच, उच्चावच का मतलब यही होता है कि जैसे कि वहाँ की धरातली बनावट कैसी है, कहीं पे खाई है तो कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे धरातल है, तो ये सब क्या होता है, ये उच्चावच है। मतलब कि मिट्टियों का आकार ही उच्चावच होता है। उसके बाद जो आता है वह है जलवायु। जलवायु कैसे प्रभावित करेगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर अधिक वर्षा हो रही है तो वहाँ की जो फसलें होंगी वह अलग हो जाएंगी, और कहीं पे बहुत कम वर्षा हो रही है जैसे कि राजस्थान हो गया, यहाँ पे जो हमारा वार्षिक वर्षा है वह है 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और वहीं हमारे मेघालय में भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि विश्व में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, मासीराम चेरापूंजी में। इसीलिए जलवायु जो है यह बहुत ही लाभकारी है इसको प्रभावित करने में। इसके बाद आता है भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। भौतिक क्या है, भौतिक क्या होता है, जैसे कि भौतिक हो गया कि जो हमारे चारों ओर वातावरण में समाहित है उसको क्या कहेंगे, भौतिक। उसके बाद रासायनिक क्या हो गया, जैसे कि हम फर्टिलाइज़र जो यूज करते हैं, जो हम चाहे वह रासायनिक खाद्य पदार्थ हो, चाहे जो ये सब जब हम यूज करते हैं तो इन सब में क्या होता है कि मिट्टियों का क्षरण होता है, मिट्टियाँ हानिकारक होती हैं। जैसे हो गया यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, डाई हो गया, ये सब जब हम उसमें यूज करते हैं तो इसका क्या होता है, मिट्टियों का क्षरण होता है। इसमें जो लाभकारी जीव होते हैं जो हमारी मिट्टियों की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं उन सब की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण यह अधिक प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगला जो है पांचवा है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये क्या है, भू उपयोग की विधि। अब भू उपयोग की विधि क्या है, जैसे कि होता है कि हम पहले क्या था, पहले जो हम अपने खेतों की जुताई करते थे, ये सब करते थे, वो हल द्वारा होता था, बैलों द्वारा किया जाता था। आज के युग में आ गया है रोटावेटर, जो कि सबसे हानिकारक है कृषि उर्वरक के लिए, रोटावेटर। और आजकल लोग उसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जो हमारे मिट्टियों में केचुए पाए जाते हैं, जो मिट्टियों की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं, उससे कट जाते हैं, जिसके कारण मिट्टियों का क्षरण होता है, मिट्टियाँ प्रभावित होती हैं। और उसके बाद आता है जैसा कि हमने बताया था समय। समय कैसे प्रभावित करेगा, अब यह आता है टॉपिक कि समय कैसे प्रभावित करेगा मिट्टियों को। समय भी होता है जैसे कि प्रभावित करने के लिए। उसके बाद आता है जैसे कि सामान्य तौर पर जो है मृदा को 4 तत्वों से बनी है। जो मृदा है वो हमारी वो 4 तत्वों से बनी है, जैसा कि यहाँ ऊपर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, ये देखिए 4 तत्वों से बना हुआ है। ये देखिए जीवीय तत्व, पानी, अजैविक तत्व और हवा, इन सभी से बना हुआ है। अब जीवित तत्व क्या है, जीवित तत्व हो गया जैसे ये जीवित तत्व। जीवित तत्व का मतलब होता है कि जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ जैसे पौधों और उसके बाद पशुओं के अपघटन से प्राप्त, जो पशु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु, उनके मरने, उनके सड़ने गलने से जो प्राप्त होता है वह क्या होता है, उससे मिट्टियाँ बनती है। उसके बाद आता है जैविक तत्व। जैविक तत्व कैसे हो गया, जैविक तत्व में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे कि खनिज भी आ जाएगा, जैविक तत्व में खनिज, खनिज पदार्थ, खनिज भी आ गया। तो ये क्या हो गया, जैसे कि मूल चट्टानों से प्राप्त जो हमें खनिज होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके बनने में सहायक प्रदान करते हैं। उसके बाद हो गया हवा। हवा जो है, हवा कैसे करता है, जैसे कि कहीं कहीं पे देखते हैं कि हवा जो है वह मिट्टियों की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाता है।
कहीं कहीं मुलायम मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो कहीं कठोर पाए जाते हैं। उसके बाद जल जो है, जल क्या होता है, ऐसे जल होते हैं जो कि ग्रेनाइट केवल बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग बंजरी, चिकनी मिट्टी, बालू, रेत, लोइस जो भी होते हैं जलोढ़, इन सब में मिट्टी में जो पानी होता है उसका जल पानी इसका बना रहता है। उसके बाद आ जाता है जैसे कि मृदा की विशेषता क्या होती है। जैसे कि अभी हम मृदा की विशेषता में आ जाएंगे। जैसे ह्यूमस हो गया। ह्यूमस क्या होता है आप लोगों को बता दिए हैं। मृत जैविक पदार्थ के अपघटन का मतलब होता है सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम उत्पाद होता है, जो अंतिम मतलब कि अंतिम वस्तु की हमें प्राप्ति होती है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। ये क्या करता है, ये मिट्टियों में चिपचिपापन बनाए रखता है, जिससे साधारण मृदा में पाए जाने ह्यूमस का रंग जो होता है वो काला होता है और यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। ये टॉपिक हम देखेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो आ जाएगा जलोढ़। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा खादर और दूसरा हो जाएगा बांगर। जलोढ़ मृदा दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा खादर। इसके बाद दूसरा हो जाएगा बांगर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांगर। तो खादर मृदा किसको कहते हैं ये हम आप लोगों को भी बता दे रहे हैं। खादर मृदा जो है वह होता है जैसे कि मैदानी भागों में पाई जाने वाली यह वर्षा काल में बार बार बाढ़ के कारण जो चपेट में आ जाती है, बाढ़ के कारण जो मिट्टियों के ऊपर नई मिट्टी आ जाती है। जब पानी बढ़ता है तो उसके साथ जो मिट्टियाँ आती हैं, मतलब एक स्थान पे मिट्टी तो है ही, उसके ऊपर नए मिट्टियों का निर्माण ही खादर कहलाता है। ये नए मिट्टियों का निर्माण ही खादर कहलाता है। और ठीक उसका विपरीत जो होता है, जैसे कि इसको स्थानीय भाषा में लोग रेह भी कहते हैं, कल्लर कहते हैं, थुर कहते हैं, आदि नामों से इसको जाना जाता है। और इसके बाद जो इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है वह बहुत अधिकता होती है। इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है खादर मिट्टी में। जो जलोढ़ मिट्टी का पहला भाग है खादर, इसमें ह्यूमस जो होता है वो अधिक होता है और इसमें जो इसका वो है वो बना रहता है, नमीकरण। उसके बाद होता है बांगर। क्या है बांगर जो है, यह बाढ़ के स्तर के ऊपर की मृदा है। यह साधारणतया बेहतर अपवाहित होती है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे, कंकड़ पाए जाते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। इस मृदा को टेक्सट्यूट दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है। यह जो होता है ऐसी मृदा है जो कि पुराने जलोढ़ से निर्मित होती है। जैसे कि पुरानी मिट्टियों से जो चट्टानों के रूप में होता है वह होता है। और इसमें जो मुख्य फसलें होती है यह कौन कौन सी होंगी। मुख्य फसलें हो जाएंगी, यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मुख्य फसलें हो जाएंगी, इसमें गेहूँ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, मक्का। उसके बाद चावल, गन्ना, दलहन आ जाएगा। उसके बाद वो चारा आ जाएगा जैसे कि फसलों में आता है, और फल आ जाएंगे, सब्जियां आ जाएंगे, ये सब हो जाएगा। और इसमें जो होता है ह्यूमस, चूना, फास्फोरिक अम्ल तथा जैसे कि और जो होता है वो क्या होता है, जैविक पदार्थों की प्रचुरता होती है। लेकिन जो बांगर मिट्टी होता है इसमें पोटास की कमी होती है। किसकी कमी होती है, पोटास की कमी होती है। अब इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं जैसे कि जलोढ़ में क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है वो हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जलोढ़ मृदा है तो इसका जो क्षेत्रफल है वह मिलियन हेक्टेयर में है, वह है 143.1 मिलियन हेक्टेयर।
और प्रतिशत में कितना है, वह आ जाएगा 43.36%, ये आ जाएगा 4336%, ये आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो मिश्रण है वह होता है फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है लेकिन पोटास की कमी होती है, जो मैंने कि अभी बताया है आप लोगों को कि जलोढ़ मिट्टी में जो बांगर वाला हिस्सा होता है इसमें क्या होता है, पोटास की कमी होती है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि नर्मदा और ताप्ती का मैदान है। उसके बाद इसमें जो मुख्य फसलें होती है वह गेहूँ, मक्का, गन्ना, दाल, सरसों और चारे के रूप में प्रयोग किए जाने वाला बरसीम, ये सब आ जाएंगे किसमें, जलोढ़ मृदा में। उसके बाद अगला जो हमारा है वह है लाल मृदा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए लाल मृदा, ये जो है इसका जो मिलियन हेक्टेयर है वह है 61%, ये हो गया। उसके बाद जो हो गया ये मिलियन हेक्टेयर में है, मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद जो है इसका परसेंटेज कितना है, वह है 18.49%। और इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें जो हमने टॉपिक भाई आप लोगों को बोला है कि मिट्टी के प्रकार बताएंगे, उसके बाद क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में बताएंगे, फिर प्रतिशत बताएंगे, फिर मिश्रण, क्षेत्र और फसलें। तो जो इसका मिश्रण है इसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड जिसके कारण यह लाल रंग होता है। उसके बाद चूना, फास्फेट, मैग्नीज की कमी होती है इसमें। और इसके बाद जो इसका क्षेत्रफल है वह आ जाएगा पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड के क्षेत्र भी आ जाएंगे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर, ये सभी आ जाएंगे इसमें लाल मिट्टी में। उसके बाद जो इसमें वो फसलें होती हैं वो होंगी गेहूँ, कपास, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू, ये सभी जो होते हैं लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में मिलते हैं।